हाँ तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसे हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपनी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उनकी स्टेट आप जानते ही हो, सॉलिड लिक्विड गैस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर। वैसे तो एसिडिक कैरेक्टर केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने इसको फिज़िकल प्रॉपर्टी में डाल दिया। देखो, ये जो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, वो देखो आप। एक तो आता है आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर नेचर, ब्रांचिंग, पोजीशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, इन बेंजीन। तीन पोजीशन की बात करी हुई हमने, ऑर्थो पैरामेटा। तो उनसे क्या, उन पोजीशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उन मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉलिबिलिटी पे, ठीक है। और फिर आता है आपका सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर पे काम करने वाला ये फैक्टर, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर के साथ साथ हम बेसिक कैरेक्टर को भी कंसीडर करेंगे, एक ही बात है। जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसका बेसिक कैरेक्टर कमज़ोर होगा, ठीक। तो हमने बात की स्टेट की, बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, सॉल्युबिलिटी की, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की, और वो सब किन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरीके की आपके पास, इंटर और इंट्रा। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर मास आपका यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। पोलर नेचर, ठीक है। ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग में आपके आएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डेरिवेटिव्स, इनकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे पहले इन फैक्टर्स पे। तो क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, ये पार्शियल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या आप ये भी कह सकते हो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव केमिकल स्पीशीज।
ये हाइड्रोजन, ये इस चीज़ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार क्लोरीन के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, कुछ केसेस में देखेंगे कौन से। तो पहले तो हमने देखा भाई HF, HO और HN, ये तीन ऐसे पेयर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। HF सबसे स्ट्रॉन्ग, HO उससे वीक और HN इन तीनों में सबसे वीक। ठीक है, इसके बाद कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता, 2-4 एक्सेप्शन से मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये तीनों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इनके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव करैक्टर की वजह से जो बॉन्डिंग यहाँ पर सामने आती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। देखते हैं कैसे। हमने दो मॉलिक्यूल लिए H2O के, ठीक है, और इनके बीच में ये O और ये H जो हमें दिखाई दे रहा है, ये इन दोनों के बीच में हमने एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो H2O और H2O के बीच में एक बॉन्ड आया, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है, ये तो वही कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स एक जैसे थे, यानी कि दोनों पानी के मॉलिक्यूल थे, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं होमोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हमारे दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते तो किस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती। देखो, पहले एक होमोजीनियस का और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये केस देखो, इस केस में एक मॉलिक्यूल है आपका पानी का और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये कहलाएगी आपकी हेट्रोजीनियस। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, बिटवीन H
एंड FON ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो अलग मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो होमोजीनियस, और दोनों दिखने में अलग अलग हैं तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एक ही मॉलिक्यूल होता है। जैसे आप केस ले लो, ये बेंजीन के ऊपर एक COOH का ग्रुप लगा है, और एक OH का, तो ये O इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, ये इंट्रा है। ठीक, एक मिनट से बेंजीन बना दें। तो ये तो समझ में आया, ये ऑर्थो डेरिवेटिव्स के साथ ज़्यादा होगा, क्योंकि पैरा डेरिवेटिव्स एक इधर मॉलिक्यूल होगा, एक इधर मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में ये वीक बॉन्डिंग नहीं सेटअप हो पाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन प्रॉपर्टीज़ पे अपना असर दिखाती है। जैसे जो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, तो उन पे अपना असर कैसे दिखाती है। पहले इंटर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे? सॉल्युबिलिटी पे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, दोनों को ही इंक्रीज करती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज़ और ले लो, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर बात हो सॉल्युबिलिटी की, मेल्टिंग पॉइंट की और स्टेबिलिटी की, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज ऑल थ्री फैक्टर्स या ऑल थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी मॉलिक्यूल के पास अगर एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेल है तो वो भैया उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ा देगा, उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा देगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा देगा। और इसी से उल्टा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज all three physical properties। मतलब ये किसी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट या स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, ये भी जनरल सी बात करिए। अभी जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स में आएंगे ये, तो हम वहाँ बात करेंगे। जैसे अल्कोहल के चैप्टर में जब आएगा तब उसमें देख लेंगे अलग से।
हेलो एल्किन हेलो एरिन में आगोस में देखेंगे अलग से, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमें समझ आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रोल प्ले करती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। दूसरी चीज़ आती है आपकी वैन डर वाल फोर्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वैन डर वाल फोर्स है क्या। कोई आपसे पूछे कि भाई वैन डर वाल फोर्स होती क्या है। देखो, हम यहाँ पर मैंने उसमें पहले बताया था कि ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें तो सिर्फ ये आपको ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगी। लेकिन ये होती क्या है, तो हम यहाँ कहते हैं ये सबसे पहली बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दूसरी बात ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। तीसरी बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीक है शॉर्ट रेंज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आया, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। ये परमानेंट है, बस, और ये इंक्रीज करती है मॉलिक्यूलर मास से। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ठीक है। चलो, इसको लेसन नंबर 5 में हमने 11th में एक्सप्लोर किया था काफ़ी, कि भैया डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, वो सारी बातें की थी। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर ऑर्गेनिक में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। और अगर वैन डर वाल फोर्स बढ़ी तो क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी उस पर भी ध्यान देंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी पे। ठीक, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि भैया अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, जनरली, एक्सेप्शन कोई आया तो हम देखेंगे। दैट इज एज द मॉलिक्यूलर मास of organic compound increase, boiling point of that compound also increase, लेकिन solubility डिक्रीज। ठीक,
तो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया। अब बारी आती है पोलर नेचर की। अब भाई पोलर नेचर समझने से पहले हम इस चीज़ को तो देखें, ये है क्या? डाइपोल। ये हमने फिजिक्स में भी देखा है अभी। तो वहाँ पे हमने देखा था डाइपोल का मतलब क्या होता है। अ सेट ऑफ टू चार्जेस सिमिलर इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन या ऑपोजिट इन चार्ज, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल वेरी स्मॉल लिख लो। तो भैया हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया HCl का, जिसमें H जो है आपका वो पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, छोटे से डिस्टेंस के साथ 2a। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का है। याद होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते थे हम इसको। और ये चार्ज भी कोई ज़्यादा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो होता है इतना मैग्नीट्यूड में। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख दिया मैंने। अब बात आती है, इनको मैथमेटिकली हम किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल पी से दिखा सकते हो। ये क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भैया ये है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया। यूनिट भी देख लो, कूलम मीटर या डिबे। तो अब बारी आती है ये ऑर्गेनिक में कहाँ दिखाई देगा आपको, देखते हैं। मान लो आपके पास कोई हैलोजन डेरिवेटिव है, तो ये कार्बन की चेन थोड़ा सा पॉजिटिव डेल्टा चार्ज और ये हैलोजन थोड़ा सा नेगेटिव डेल्टा चार्ज कैरी करेगा, और ये आपको देगा डाइपोल मोमेंट या नेट डाइपोल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देख लो, जो डाइपोल है उसका सिंबल ये होता है, ये पॉजिटिव साइड की तरफ होता है, ये नेगेटिव साइड की तरफ होता है। ठीक है, ये एरो। अच्छा, तो RX इसका एग्जाम्पल हो गया। और भाई ROH इसका एग्जाम्पल है। OH नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। H2O इसका एग्जाम्पल है। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो वो ज़्यादा नेगेटिव है, तो उस लिहाज से नीचे से ऊपर जा रहा है ये। अब दोनों ऊपर जा रहे हैं तो नेट भी ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ आया? बारी आती है इसके बाद NH3 को देखने की।
देखो H से N की तरफ, और ये गया आपका नेट ऊपर। ठीक, तो अब इसमें देखें तो अभी तक जो मैंने चारों केस बनाए उन सब में नेट डाइपोल मोमेंट है। और अब इस केस को देखो, BeCl2 या AlCl3। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। देखो BeCl2 या AlCl3 में डाइपोल मोमेंट कैसे देखने को मिलता है, ये एक ये, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। ठीक है, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर जो चारों केस थे इनका नेट डाइपोल था, और नीचे जो ये दो केस जो हैं ये है ज़ीरो नेट डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आया कि डाइपोल क्या होता है। अब जिसका नेट डाइपोल होगा वो पोलर नेचर का होगा, और जिसका नेट डाइपोल नहीं होगा वो नॉन पोलर नेचर का होगा। अगर नेट डाइपोल है तो वो पोलर है, और अगर नेट डाइपोल ज़ीरो है तो वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो हमने बात की आपसे पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके नेट डाइपोल पे। ठीक है, अब बारी आती है आपके फैक्टर्स की, या ये लिख लो कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाइपोल पे डिपेंड करती है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज ड्यू टू पोलर नेचर। अगर किसी मॉलिक्यूल का पोलर नेचर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा नॉन पोलर के कंपैरिजन में। और सॉल्युबिलिटी, एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, इंक्रीज विद पोलर नेचर, क्योंकि पानी खुद पोलर नेचर का होता है। तो उसमें अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल आएगा, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी और वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो
हमने बात कर ली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, मॉलिक्यूलर मास की, और अब पोलर नेचर की। ठीक है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, मोलर मास हो गया, पोलर नेचर हो गया, ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग तो समझ लेंगे, लेकिन ब्रांचिंग के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ब्रांचिंग होती क्या है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, ये अब यहाँ पे कार्बन एटम्स देखेंगे हम। पहले ये कार्बन देखो, ये कैसा है, ठीक है। फिर ये कार्बन एटम देखो, ये कैसा है, ठीक है। अब इस कार्बन एटम को देखो, ये कैसा है, और लास्ट में इस कार्बन एटम को देखो। हम यहाँ देखते हैं जो ये पहला वाला कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है बॉन्डिंग में, वो है ये। तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी। फिर हम देखते हैं दूसरा, ये भाई, ये कितनों से जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। फिर हमने देखा इसको, ये कितनों से जुड़ा है, ये जुड़ा है 1 2 3, यानी कि टर्शियरी। और लास्ट में ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, 4, यानी कि क्वाटनरी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी समझ में आ गया। इसी को कहते हैं ब्रांचिंग। अब जरा ध्यान दो ब्रांचिंग को। एक तो आपका ये है ब्यूटाइल हैलाइड, एक ये है, और एक ये सीधी चेन, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और लास्ट वाला है आपका प्राइमरी ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के भी और सॉल्युबिलिटी के भी। ठीक है, तो यहाँ आपकी सारी बेसिक बातें खत्म हो गई, बस एक चीज़ रह गई है, वो है एसिडिक करेक्टर। ये एसिडिक करेक्टर और इसका ये पॉइंट प्लस आई और माइनस आई फैक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, ये पोजीशन ऑफ केमिकल स्पीशीज इन बेंजीन। इसको और देखो, ये क्या कहता है। पहले तो हम बेंजीन को समझते हैं, बेंजीन है क्या। ये 6 कार्बनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है
जिसमें हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, हर कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ 6 कार्बनों के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। ठीक है, तो सिमेट्री के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ये आपका। ठीक है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका रेजोनेंस। ठीक है, तो बेंजीन के बारे में समझ लिया। अब बारी आती है इसकी पोजीशंस की। बेंजीन की पोजीशन डिपेंड करती है उस पे अटैच स्पीशीज़ पे। मान लो यहाँ एक Z मॉलिक्यूल या Z केमिकल स्पीशीज़ अटैच है। ठीक है, तो उसके कौन कौन से पॉइंट होंगे, 2 तो ये होंगे बेटा, इसके आजू बाजू वाले। ठीक है, 2 ये होंगे और एक होगा ये। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर A बैठा है, तो A की पोजीशन क्या है। मान लो यहाँ पे B बैठे, तो B की पोजीशन क्या है। और मान लो यहाँ पे C है, तो C की पोजीशन क्या है। किसके रिस्पेक्ट में, Z की रिस्पेक्ट में। याद रखना, किसी एक को तो आपको फिक्स करके रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ Z को फिक्स कर लिया, तो Z की रिस्पेक्ट में B ऑर्थो है। अच्छा, B ऑर्थो है, इसका मतलब ये नहीं कि B हमेशा ऑर्थो है। B Z की रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, A Z की रिस्पेक्ट में पैरा है, और C Z की रिस्पेक्ट में मेटा है। ऑर्थो को O से, मेटा को M से, पैरा को P से दिखाते हैं। ठीक, याद क्या रखना है, ये Z की रिस्पेक्ट में, बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, पोजीशन फिक्स कर देते हैं। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, चाहे ऊपर कोई हो ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, सिमेट्री, क्योंकि पोजीशन में सिर्फ सिमेट्री चेक की जाती है। पैरा पोजीशन जो है वो मोर सिमेट्रिक है ऑर्थो से या मेटा से। इसलिए कई केसेस में पैरा जो होता है, यानी कि पैरा डेरिवेटिव जो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है तो वो पैरा पे बनेगी। वो तो डिपेंड करता है उनके पास फ़ोन है कि नहीं है। ऑर्थो पे इंट्रा बनेगी। इस वजह से भी ऑर्थो पोजीशन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो 2 रीज़न है, सिमेट्री और ये। ठीक है, अच्छा, सिमेट्री का बहुत ज़्यादा रोल हम मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं, तो ये वाला केस आपको मेल्टिंग पॉइंट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप हेडिंग देना चाहो तो दे दो, रुको। पोजीशन ऑफ बेंजीन दे दो, जो मर्जी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एसिडिक करैक्टर को छोड़ के बाकी सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली।
ठीक है। एसिडिक करेक्टर को मैं अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसी में ही मैं आई इफेक्ट को समझाऊंगा। अब हमारी बात आती है कि ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, उनको उठाएंगे हम और कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे चैप्टर के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर।